पति ने मेरी माँ को 3 करोड़ की ऑफर दी और शादी की पेशकश की। 3 करोड़ का सुनकर माँ की नीयत बदल गई और वे राजी हो गई। माँ से वजह पूछी तो मुझसे नजरें ना मिलाती और डांट कर कमरे से बाहर भेज देती। एक रात मैंने माँ को नींद की गोली खिलाई और खुद उनकी जगह लेट गई। उस रात मेरे होश उड़ गए जब पति ने मेरी माँ के साथ। आज फिर मेरा पति मुझसे कहने लगा कि तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हारी माँ के घर ले कर चलता हूँ। मैं यह सुनकर हैरान हुई थी। अभी 2 दिन पहले तो ही मैं माँ के घर से आई थी, बल्कि जब से मेरी शादी हुई थी मेरा पति हर 2 दिन बाद मुझे मायके ले जाता और मेरी इस माँ इसके आगे पीछे घूमने लगती। वजह ये थी कि मेरी शादी एक बहुत ही मालदार घराने में हुई थी। मेरा पति अमीर होने के साथ साथ अकेला भी था, यानी कि मेरे सर पर सास ससुर देवर का कोई जिम्मेदारी ना थी। मैं अपने घर की खुद की मालिक थी। अपने पति के साथ खुश बहुत थी, लेकिन बार बार मेरा पति का मेरी माँ के घर जाने के लिए मुझसे कहना बड़ा मुझे अजीब लगता था। मैंने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है आप सिर्फ मुझे मेरी माँ के लेकर गए हैं और घूमने फिरने नहीं लेकर गए। मैंने अपने पति को बड़े प्यार से कहा। वैसे भी हमारी शादी को 1 महीना ही हुआ था। ऐसे वक्त में पति बीवी के सारे नाज रखते उठाता है। मेरे पति तो था ही बहुत अमीर। वे कहने लगा कि तुम भी अजीब हो, लड़कियां तो माँ के घर जाने पर बड़ी खुश होती है। जब भी उनसे पूछो कि कहीं बाहर जाना है तो कहती है ठीक है ऐसा करो, माँ के घर ले जाओ। और एक तुम हो, मैं दिल जान से तुम्हारे मायके ले जाने के लिए कह रहा हूँ, और एक तुम हो के नखरे दिखा रही हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तो तुम्हारी माँ से कह दिया है कि हम खाना उनके घर पर ही खाएंगे। तुम्हारी माँ के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है, और वैसे भी इस उम्र में इतनी खूबसूरत औरत का मैंने कभी नहीं देखी जितनी कि तुम्हारी माँ है। ये सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा। मेरी माँ वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और मेरे अलावा उनकी कोई दूसरी औलाद भी नहीं थी। मेरे पापा की मृत्यु उस वक्त हुई जब मैं 10 साल की थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की। मेरे पापा का अपना घर था और कुछ दुकान थी जिनके किराए से मेरी माँ की सारी ज़िंदगी का खर्च चलता था। लेकिन दूसरी शादी नहीं की थी। वे मुझे बेहद मोहब्बत करती थी क्योंकि कई रिश्ते उनके आ चुके थे। सब कहते थे एक बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन उन्होंने हर बार साफ इनकार कर दिया था। कहती थी कि नहीं, मैं अपनी बेटी पर सौतेला बाप नहीं ला सकती। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम था, लेकिन जिस अंदाज से मेरे पति मेरी माँ की तारीफ़ करते थे मुझे बड़ा बुरा लगता था। कभी मैं सोचती थी कि शायद मैं ही कुछ यूँ ही सोच रही हूँ, हकीकत ऐसी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मुझे शक हुआ, मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैं अपने पति के साथ जब मैं अपनी माँ के घर जाती, मेरी माँ मुझसे ज़्यादा मेरे पति के आगे पीछे घूमती थी, उसको इस पसंद के खाने बनाती थी, और वे भी मेरी माँ के साथ बड़े अजीब तरीके से पेश आता था। कभी सोफे पर बिल्कुल बराबर जाकर बैठ जाया करता तो कभी हाथ पकड़ लेता। कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस खुशी की चमक मैं अपने पति की आंखों में अपनी माँ के लिए देखती थी, मेरे दिल में सवाल के पहाड़ ने घर बना लिया था। एक बार तो मैंने अपनी पति से साफ कह दिया कि मैं बार बार अपनी माँ के नहीं जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ देर तो मुझे गौर से देखता रहा और उसके बाद कहने लगा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसके बाद जो बात मैंने महसूस की मुझे बड़ी अजीब सी लगने लगी। अब वे देर तक घर आता था, कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे, क्योंकि उसकी फैक्ट्री तो 9 बजे बंद हो जाती थी। पहले वे 9:30 बजे तक घर पहुंच जाता था। मैं ये सोचती थी कि 9 से लेकर 11 तक वह होता कहाँ है। अगर ये बात 1-2 दिन की होती तो मैं यही समझती कि शायद वह अपने दोस्तों में चला जाता है, लेकिन पिछले 2 महीने से उसकी यही रूटीन थी। जब से मैंने अपनी माँ के घर जाने से इनकार किया था, अगली ही रोज़ वे सुबह देर से आने लगा था। रात पहले तो 12 बजे तक आ जाता था, लेकिन अब तो उसे रात का 1 भी बज जाता था। जब आता तो बड़ा खुश होता, चेहरे पर मुस्कान सी छाई होती, सीटी बजाते हुए घर में दाखिल होता। मैं उसके इंतज़ार में भूखी बैठी होती। मुझसे कहता कि तुम क्यों मेरा इंतज़ार करती रहती हो, खाना खा लिया करो, मेरे टाइम का कुछ पता नहीं है, आज के बाद मेरे लिए भूखी मत रहना। ये कहकर कमरे से जाकर लेट जाता और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कसूर क्या है। वे मुझसे इस तरह से रवैया क्यों रख रहा है। ना वे मुझसे बातें करता था और ना ही कहीं मुझे घुमाने लेकर जाता था, बस अपनी ही ज़िंदगी में मगन था। मैं 2 महीने से तो चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कब तक करती। एक रोज़ जब वे घर पर आया तो मैं गुस्से से बैठी थी। मैंने कहा कि तुम कहाँ जाते हो, वक्त देखा है तुमने, रात के 2 बजने वाले हैं। मेरे चिल्लाने पर उसके चेहरे की मुस्कान बदल गई थी।
कहने लगा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा पाबंद हूँ क्या? तुम जब चाहोगी मैं घर वापस तब आऊँगा। मेरे और भी बहुत से ताल्लुकात है, बहुत सारे रिश्ते हैं, मुझे सबसे मिलना होता है, सबको वक्त देना होता है। मैंने तुम्हें अपना पाबंद हरगिज़ नहीं किया। मैंने तुमसे कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तुम खा सकती हो, जब तुम्हारा जी चाहे तुम सो सकती हो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अगर तुम्हें अपनी किसी दोस्त से मिलने मिलाने के लिए जाना है तो तुम चली जाया करो, और तुम्हें आज़ादी है, तुम जा सकती हो। लेकिन देखो, मुझे भी पाबंदी पसंद नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारी है, इसलिए मैं भी ऐसे ही रहूँगा। ये कहकर उसने अपने शूज़ उतारे और वॉशरूम में चला गया और नाइट सूट पहनकर बेड पर लेट गया और लाइट ऑफ करके सो गया। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से हैरान रह गई थी। पहला शक मुझे ये हुआ कि शायद उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है, तभी वह ये सब कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उसका पीछा करना चाहिए, लेकिन जब मैंने अपने पति का पीछा किया तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। एक बार मैंने अपने पति को फ़ोन पर यह कहते हुए सुना था कि उन्होंने 3 करोड़ रुपये किसी के नाम लगवाने हैं। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। इतनी बड़ी रकम वे आखिर किसको देना चाहते थे? कहने लगा कि ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा कि इतनी बड़ी रकम किसको दे रहे हो? वह कहने लगा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ लगा सकता हूँ या किसी को भी दे सकता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम इतने सवाल क्यों करती हो। मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी दी है? मैंने नहीं, मैं सिर हिला दिया, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी या तंगी भी नहीं हुई थी। वे कहने लगा, जब तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है और परेशानी भी नहीं है तो तुम क्यों मेरे बीच में पड़ती रहती हो? ये कहकर वह अपने लैपटॉप को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन मेरा दिल तो ऐसा था कि बेताबी से मचलने लगा था। वे मेरे पति थे, उसकी हर चीज़ पर मेरा हक था। कौन थी वे जिसे वे इतनी बड़ी रकम देने जा रहा था? क्योंकि वे कोई बिजनेस डील हरगिज़ नहीं थी। वे ये पैसे किसको दे रहे थे मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ना तो मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी कि मेरा पति मेरे हुस्न पर सदके वार जाता, और ना ही मैं दौलतमंद थी। अगर वे दूसरी शादी कर भी लेता तो मैं उसे रोक नहीं सकती थी, और मेरी शादी कुछ 6 महीने गुजरे थे और मैं उम्मीद से भी नहीं हुई थी। मुझे इस बात का भी एहसास होता था कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ। तो वे आप अपने बच्चे के बारे में सोचता। पहली बात मैंने अपने औलाद के उसूल के लिए की थी। मैंने डॉक्टर से जाकर जब ये बात कही तो कुछ देर तो मेरी शक्ल देखती रह गई। कहने लगी, अभी आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 1 साल भी नहीं गुजरा, आपको किस बात की जल्दी है? मुझे नहीं लगता कि हमें आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी आप ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ दे, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी शादी को 4-5 साल गुजर चुके होते तो फिर मैं ज़रूर आपका कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवाती। ये कहकर डॉक्टर ने तो मुझे जवाब दे दिया था। अब मेरे पास दूसरा रास्ता यही था कि अगर वे किसी लड़के के चक्कर में है तो मैं उसे लड़की से जाकर खुद ही बात करूँगी। वे क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही है? जब मेरा पति उसके हुस्न पर फिदा होकर 3 करोड़ जैसी रकम दे सकता है, तब फिर कल को तो वह मुझे छोड़ भी सकता है। मैं क्या करूँगी? मेरी माँ ने अभी तो मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी उतारी है। मैं फिर से अपनी माँ पर बोझ कैसे बन जाऊँ? और सच बात तो ये भी थी कि उन 6 महीनों में मुझे जिन अय्याशी सहूलियतों को मुझे आदत पड़ गई थी, मैं अपनी माँ के घर एक दिन भी नहीं रुक सकती थी, क्योंकि ना तो उनके घर में एसी था और ना ही इतनी सहूलियत थी कि मैं खाना खुद नहीं बनाती थी, उसके लिए भी बावर्ची खाना बनाता था। और बस मेरा पूरा दिन एक ही काम था कि मैं नौकरों पर ऑर्डर चलाती रहती थी और काम करवाती रहती थी। किचन में खड़ी होकर ऑर्डर देती थी कि ये बना लो, आज ये पका लो, या फिर नौकरों के सर पर खड़ी होकर लॉन की खूबसूरती को 4 चांद लगवाती थी। बाकी का वक्त मैं अपने ऊपर खर्च कर देती थी। रोज़ मैं नए कपड़े पहन के तैयार हो जाती, सजती संवरती पार्लर चली जाती, बालों का नया हेयर स्टाइल बनवाती, सब कुछ करती जिससे मैं अपने पति को अपनी तरफ माइल कर सकती थी। लेकिन वे तो मुझे देखता तक नहीं था। घर में 2-2 गाड़ियाँ मौजूद थी। जैसे ही मेरे पति ऑफिस गए तो कुछ देर के बाद मैंने भी ड्राइवर से कहा कि जल्दी से गाड़ी निकालो। उसने गाड़ी बाहर निकाली। मैं फटाफट से गाड़ी में बैठ गई। मेरे पति की गाड़ी अभी गली के कोने पर ही थी। मैंने फटाफट से कहा कि अपने साहब की गाड़ी का पीछा करो। ये बात सुनकर ड्राइवर ने मुझे पीछे मुड़कर देखा था। कहने लगा, मैम आप क्या कर रही है? मैंने 500 का नोट उसे निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, अपना मुँह बंद रखना और जो कहा है वे करो। ड्राइवर ने वे नोट खामोशी से मेरे हाथ से ले लिया और कुछ फासले रुक कर मेरे पति की गाड़ी का पीछा करने लगा। पहले तो वे
फैक्ट्री गया और मैं उसके बाद बाज़ारों में फिरती रही। 9 बजे तक मैंने वहीं बाज़ारों के धक्के खाए थे, बेफिजूल ही चीज़ें खरीदती रही। 9 बजे फिर अपने पति के ऑफिस में ज़रा फासले पर खड़ी हुई जहाँ मैं उसे नज़र ना सकूँ। 9 बजे फैक्ट्री बंद हुई तो मेरे पति वहाँ से बाहर निकले और मैंने ड्राइवर से पीछा करने के लिए कहा। जैसे जैसे मेरे पति की गाड़ी अपनी मंजिल तक जा रही थी, मेरा दिल ऐसा ही था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोचा हो, क्योंकि जहाँ मेरा पति जा रहा था वे जगह मेरे लिए अनजान ना थी। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था जब मेरे पति की गाड़ी मेरी माँ के घर के सामने खड़ी हुई थी। उसने डोर बेल बजाई। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, मैं अपनी माँ का हुलिया देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। वे लाल रंग के लिबास पहने हुए थी। बड़ी मुस्कुरा कर उन्होंने मेरे पति को अंदर आने के लिए कहा था, जैसे कि मेरे पति से बेतकल्लुफ़ हो। वे अंदर चला गया और मेरा ये हाल था कि मेरा दिमाग चकराने लगा था। लगता था आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। मैं गम के पत्थर की मूरत बने देख रही थी। जब ड्राइवर के पुकारने पर मैं चौंकी। कहने लगा, मैडम जी, आप साहब का पीछा क्यों कर रही है? वे तो रोज़ आपकी माँ के घर जाते हैं और वही वक्त गुजारते हैं। जाहिर है जैसे वे आपकी माँ है, उनकी भी माँ है। आप खामखा साहब पर शक कर रही है। अब मैं उससे क्या कहती कि ऐसा भी मेरा पति का मेरी माँ से क्या ताल्लुक़ है कि वे रात के 2 बजे तक मेरी माँ के पास रहता है, जबकि मैं अपने घर पर होती हूँ। मैं गाड़ी से नीचे उतरी। अपनी माँ के मेन गेट की चाबी मेरे पास मौजूद थी, क्योंकि मैं पहले जब भी मैं अपनी माँ के घर जाती थी तो ऐसे ही दरवाज़ा खोल कर चली जाती थी, लेकिन पिछले 6 महीने से तो मैं गई नहीं थी। मैंने इसलिए उससे दरवाज़ा खोला। मैं अपना शक दूर करना चाहती थी। मैं धीरे से दरवाज़ा खोलने लगी। सामने का सहन बिल्कुल खाली था। कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और दबे पाँव अपनी माँ के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ पहुंची, कमरा बंद था। बातों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मेरा पति मेरी माँ से कह रहा था कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप मुझे इनकार नहीं करेगी। ये 3 करोड़ आपको लेने ही पड़ेंगे। जो मेरा और आपका रिश्ता है, आपका हक बनता है कि आप ये ले लो। ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल कर रह गई थी। मैंने अपनी माँ का दरवाज़ा धीरे से खोला तो मेरा पति मेरी माँ की गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। मेरा तो वजूद जैसे जवाब दे चुका था। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला। वे दोनों ही चौंक गए। उनको मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। मेरी माँ के चेहरे की रंगत उड़ गई थी और मेरे पति भी बदहवास हो चुका था। मेरी माँ पूरी तरह से बौखलाई गई थी। कहने लगी, तुम यहाँ पर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे शर्म आती है आपको माँ कहते हुए। आपने तो मेरे घर ही बर्बाद करने की सारी हदें पार कर दी है। आपको शर्म नहीं आई? आपने ही मेरे पति को अपनी तरफ तवज्जो दी है। ये कहकर मैं खामोश हो गई थी। मेरे पास जैसे लफ्ज़ ख़त्म हो चुके थे, लेकिन मेरा ये कहना था कि मेरे पति ने आगे बढ़कर खींचकर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगा, खबरदार, जो तुम्हें कोई भी ऐसा लफ्ज़ मुँह से निकाला जो मेरे और उनके रिश्ते पर गंदी गाली की तरह हो। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए और मेरे कहने से तुम्हें कि वे लफ्ज़ गाली लगेगी? वे कहने लगा, ये मेरी सगी माँ है। ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल के रह गई थी। अगर मेरी माँ उसकी सगी माँ थी तो फिर मैं क्या थी? मेरी माँ रोने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे पापा से मेरी दूसरी शादी हुई थी। तू मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन तुम इस वक्त बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 महीने की, इसलिए तुम्हें मैंने कभी ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। असल में सबसे पहले मेरी शादी जैन के पापा से हुई थी, जब जैन 10 साल का था, जब उसके पापा ने मुझे तलाक दे दी थी। फिर मेरी शादी तुम्हारे पापा से हो गई। उस वक्त तुम सिर्फ 2 महीने की थी। मैंने तुम्हें बेटी समझकर ही पाला है, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही तुम्हारे पापा की भी मृत्यु हो गई। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से इस कदर परेशान हो चुका था कि मैंने तुम्हें माँ बनकर ही पाला। मेरी मोहब्बत में कुछ कमी नहीं थी। जब तुम्हारे लिए जैन का रिश्ता आया तो मैं ये देखकर भी पहचान गई थी। फिर जैन भी मुझे जानता था। मेरी तस्वीर उसके पास मौजूद थी। उसने तुमसे शादी भी मेरी वजह से की थी, ताकि वह मेरे पास आ सके, मुझसे मिल सके, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि तुम कभी भी मेरी बेटी को ये नहीं बताओगे कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। तुम्हारे पापा ने ये घर और दुकान सब तुम्हारे नाम पर कर रखा है और मैं चाहती थी कि ये सब मैं तुम्हें वापस लौटा दूँ, क्योंकि ये तुम्हारी अमानत है। इसलिए जैन अपनी जायदाद से मुझे 3 करोड़ देना चाहता था, लेकिन मैं उन पैसों से क्या करूँगी? मैं उसे कब से इनकार कर रही हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं। ये कहने के बाद उन्होंने मुझे मेरे पापा की तमाम जायदाद के कागजात पकड़ा कर दे दिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे हैरत हो रही थी कि वे मेरी सगी माँ नहीं थी, लेकिन उसने कभी मुझे ये एहसास होने नहीं दिया कि वे मेरी सौतेली माँ है। जैन अपनी माँ की मोहब्बत के खातिर यहाँ आता था। मुझे अपनी सोच पर बहुत ही अफसोस हुआ था। हर बार सच वह नहीं होता जो हम सोच लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।